हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट था उसमें से आपको पहला पार्ट पढ़ा दिया गया था और दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आपको उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उन ऑर्गन्स का क्या क्या कार्य होता है। तो पहले ऑर्गन की बात की जाए, वृषण कोश। क्या? वृषण कोश। जी हाँ, पहला ऑर्गन कौन सा है? वृषण कोश है। हमने बताया था कि जो वृषण कोश है उस वृषण कोश के अंदर वृषण क्या होते हैं? बंद होते हैं। वृषण कोश के अंदर वृषण क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने एक फिगर बनाया है ये वाला पूरा, ये वृषण का है, लेकिन इसके नीचे ये वाला जो भाग है ये एक इसका वृषण कोश है। क्या है? वृषण कोश। तो देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, कुछ मुख्य बातें सिर्फ पढ़नी है आपको। हमें कह सकते हैं कि जो वृषण कोश होता है ये जो वृषण कोश होता है ये थैली के समान होता है। किसके समान? थैली के समान। तो वृषण कोश कैसा रहेगा? थैली के समान रहेगा। वृषण कोश थैली के समान होता है। किसके समान होता है? थैली के समान होता है। अब ये जो वृषण कोश है इसी में वृषण बंद होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसी में वृषण बंद होते हैं। ठीक भैया, ये जो वृषण है ये थैली के समान होता है और इसी में ये जो वृषण है ये क्या होते हैं? बंद होते हैं। मीन्स वृषण कोश में वृषण क्या होते हैं? बंद होते हैं। दूसरी बात आती है कि ये जो वृषण कोश है, क्या? वृषण कोश ये कहाँ स्थित होता है? तो पुरुष के दोनों टांगों के बीच में। वृषण कोश पुरुष के दोनों जांघों के बीच में लटका हुआ होता है या स्थित होता है और इसके ऊपर मीन्स वृषण कोश के ऊपर एक रोम युक्त क्या पाई जाती है? त्वचा पाई जाती है, जिसपे छोटे छोटे क्या होते हैं? रोम उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। इसमें कोई डाउट? भाई ये वृषण कोश है, तो वृषण कोश के अंदर क्या बंद है? वृषण। दूसरी बात आती है कि जो वृषण कोश हैं ये 3 स्तर से बना होता है या वृषण कोश में 3 स्तर पाए जाते हैं। अब 3 स्तर हैं कौन से? तो हम कह सकते हैं बाहरी स्तर त्वचा युक्त होता है। बाहरी स्तर क्या होता है? त्वचा युक्त होता है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा स्तर होता है वो संयोजी ऊतक का बना होता है। दूसरा स्तर संयोजी ऊतक का बना होता है। और तीसरी यदि बात की जाए तो हम कह सकते हैं भीतरी। कौन? भीतरी। ये जो भीतरी स्तर है ये अरेखित। क्या? अरेखित पेशी का बना होता है। इतनी बात समझ में आई? अब मुख्य बात समझिए, ये जो वृषण कोश है, क्या? वृषण कोश, इनका तापमान कितना होता है? वृषण कोश का तापमान
कितना होता है, तो हम कह सकते हैं जो वृषण कोश है ये वाले, इस वृषण कोश का जो तापमान होता है वो 2 से 3 सेंटीग्रेड, 2 से। अगली बात आती है कि जो वृषण कोश हैं, क्या वृषण कोश, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है, तो हम कह सकते हैं वृषण कोश, वृषण कोश शरीर के तापमान का नियंत्रण करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वृषण कोश होते हैं ये हमारे शरीर के ताप का नियामक करते हैं। अब ये जो वृषण कोश है, क्या वृषण कोश, इनका तापमान होता कितना है, तो स्क्रोटम मीन्स वृषण कोश का तापमान नर के शरीर के तापमान से 2 से 3 सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। ये बहुत ही मुख्य बात है कि वृषण कोश क्या करते हैं, तो ये शरीर के तापमान का नियामक होते हैं, और वृषण कोश का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 सेंटीग्रेड कम होता है। अगली बात आती है कि ये जो वृषण कोश होते हैं इस सर्दी के मौसम में, किस मौसम में, सर्दी में क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और गर्मी की बात की जाए, गर्मी की, तो गर्मियों में वृषण कोश फैलकर लटक जाते हैं, फैलकर क्या होते हैं, लटक जाते हैं। इस वृषण कोश से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो वृषण कोश है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये वृषण को बंद रखने का क्या करता है, कार्य करता है। दूसरी बात आती है वृषण कोश जो होते हैं उनके ऊपर कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। बाहरी स्तर रोमयुक्त होता है, जो बीच का स्तर होता है वो संयोजी ऊतक का बना होता है, और जो भीतरी स्तर होता है वो आरेखित तंतु पेशी का बना होता है। फिर कहा जाता है कि जो वृषण कोश हैं ये हमारे शरीर के तापमान का नियामक करते हैं। हमारे शरीर के तापमान से वृषण कोश का जो तापमान होता है वो 2 से 3 सेंटीग्रेड कम होता है। गर्मी के मौसम में वृषण कोश लटके हुए होते हैं, और जबकि सर्दी के मौसम में ये सिकुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे बात एक और आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि यदि वृषण कोश का तापमान 2 से 3 सेंटीग्रेड से कम ना हो, मीन्स वृषण कोश का हमारे शरीर से 2 से 3 सेंटीग्रेड तापमान कम ना हो तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि वृषण कोश का जो तापमान है वह हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 सेंटीग्रेड कम नहीं है तो हमारे शरीर में शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा।
वृषण क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है ये वृषण का है। किसका है? वृषण का फिगर बना हुआ है। वृषण होते क्या हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनसे क्या निर्माण होता है, इसके बारे में हमको आज जानना है। तो सबसे पहली बात तो है वृषण जो है ये वृषण कोश में बंद होते हैं और इनका कार्य होता है शुक्राणु का क्या करना, निर्माण करना। वृषण का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। लेकिन अब शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है, ये बात इस टॉपिक में चर्चा की जाएगी। तो हम आपको वृषण के बारे में बताते हैं। तो देखिए जो वृषण हैं, ये जो टेस्टिस हैं ये कहाँ बंद है? वृषण कोश के अंदर बंद है। ये जो वृषण कोश है, इस वृषण कोश के अंदर वृषण क्या है, बंद होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं वृषण दोनों टांगों के बीच लटके होते हैं। क्या होते हैं? लटके होते हैं। वृषण जो है ये दोनों टांगों के बीच क्या होते हैं, लटके होते हैं। इसकी बात की जा रही है वृषण की। ये जो वृषण है दोनों टांगों के बीच क्या होते हैं, लटके होते हैं। और हम कह सकते हैं दो जोड़ी में होते हैं। दो जोड़ी मीन्स जोड़ी में होते हैं। क्या होते हैं? जोड़ी में होते हैं। वृषण जो है ये टांगों के बीच लटके होंगे और जोड़ी में होंगे तथा वृषण कोश में बंद होते हैं। क्या होते हैं? बंद होते हैं। अगली बात आती है कि जो वृषण है ये लंबाई, मोटाई और भार और रंग क्या होता है। तो जान लेते हैं कि जो वृषण है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो हम कह सकते हैं टेस्टिस की जो लंबाई होती है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। कितनी? 4 से 5 सेंटीमीटर। और यदि इसकी मोटाई की बात की जाए कि मोटे कितने होते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर। कितने? 2.5 सेंटीमीटर। ये जो वृषण है ये लंबे 4 से 5 सेंटीमीटर, मोटे 2.5 सेंटीमीटर। और पूछा जाए इनका भार कितना होता है, मीन्स भार की बात की जाए तो हम कहेंगे 20 से 25 ग्राम। 20 से 25 ग्राम। रंग की बात की जाए, कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो रंग होता है रिया गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी होता है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि जो वृषण है ये दोनों टांगों के बीच में लटके होते हैं, जोड़ी में होते हैं। ठीक, वृषण कोश में बंद होते हैं। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर और भार 20 से 25 ग्राम तथा रंग गुलाबी होता है। इसकी बात की गई है, वृषण की बात की गई है। ये बात आती है कि जो वृषण होते हैं ये द्विस्तरीय होते हैं। क्या होते हैं? द्विस्तरीय। जैसे ये वृषण आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये जो वृषण है ये 2 स्तर का बना होता है। पहला स्तर ये तुमको दिखाई पड़ा, ये क्या है? पहला स्तर है। और इसका दूसरा स्तर ये वाला होता है, दूसरा स्तर ए। तो वृषण 2 स्तरों से मिलकर के बना होता है, पहला और दूसरा।
पहला और दूसरा। मीन्स हम कह सकते हैं बाहरी स्तर और भीतरी स्तर, दो स्तरों का घर्षण क्या होता है, बना होता है। यहां पे थोड़ी फिगर में गलती है, ए बाहरी स्तर है और ए कौन सा है, भीतरी स्तर है। ठीक, तो देखिए हम आगे कह सकते हैं घर्षण जो होता है वह दो स्तरों से मिलकर बना है। तो टेस्टी दो स्तर से बना होता है। अब दो स्तर से बना है तो कौन कौन से स्तर है, जो बाहरी स्तर होता है, मीन्स ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये जो बाहरी स्तर है इसको कहते हैं ट्यूनिका। क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। बाहरी स्तर दो स्तर से मिलकर बना होता है, बाहरी स्तर ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहलाता है। ठीक भैया, ये जो पहला स्तर है घर्षण के चारों ओर का बाहरी जो स्तर है इसको पहला स्तर माना गया है और ये ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। तथा दूसरा स्तर मीन्स हम कह सकते हैं भीतरी स्तर, भीतरी स्तर को क्या कहोगे, तो भीतरी स्तर ए वाला जिसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, भीतरी स्तर को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। जो बाहरी स्तर है वो कहलाएगा ट्यूनिका वेजाइनलिस ए वाला, और जो दूसरा स्तर है अंदर का भीतरी स्तर वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, मीन्स ए वाला भीतरी स्तर। अब बात की जाए कि जो वृषण है, क्या वृषण, तो इस वृषण के अंदर, इस वृषण के अंदर यदि इसको काट दिया जाए, वृषण की अनुप्रस्थ काट को यदि काटा जाए, सेक्शन को काटा जाए, तो इसमें 200 से 400 पिंडक दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं वृषण में 200 से 400 पिंडक होते हैं, 200 से 400 क्या होते हैं, पिंडक होते हैं। ये जो टेस्टिस है, वृषण है, यदि इस वृषण की अनुप्रस्थ काट को हम काट दें तो उसमें हमको 200 से 400 पिंडक क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। अब आगे देखते हैं। भाई आपको ये बताया गया कि यदि वृषण की अनुप्रस्थ सेक्शन काट को काटा जाए तो हमको उसमें 200 से 400 पिंडक दिखाई पड़ते हैं। अब आगे की बात है, जैसे हम इसको काटें वृषण को और इसमें इस तरह की संरचनाएं 200 से 400 दिखाई पड़ती हैं, और ए या तो यह कह दें प्रत्येक पिंडक में, प्रत्येक पिंडक में 2 या 3 क्या होती हैं,
सेमनीफेरस ट्यूब होती है, मीन्स शुक्र जनन नलिकाएं होती है। प्रत्येक पिंडक में 2 या 3 शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं होती है। और क्या होता है, और देखिए, और रुधिर केशिकाएं होती है। क्या होती है, रुधिर केशिकाएं होती है। और क्या होता है, और हम कह सकते हैं अंतराली कोशिकाएं। क्या, अंतराली या लीडिंग सेल होती है। लीडिंग क्या होती है, सेल होती है। इतनी बात समझे। हमारे कहने का मतलब ये था कि यदि इस वृषण कोश को हम काटें तो उसमें 200 से 400 तुमको पिंडक दिखाई पड़ेंगे। 200 से 400 कितने, 200 से 400 पिंडक दिखाई पड़ेंगे। और प्रत्येक पिंडक में 2 या 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। और शुक्रजनन नलिकाओं के अतिरिक्त रुधिर केशिकाएं होती हैं, ये संयोजी ऊतक में पड़ी मिलती हैं। और अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। ये जो लीडिंग कोशिकाएं हैं, कौन सी लीडिंग कोशिकाएं, ये करती क्या है, हार्मोन्स का स्राव करती है। क्या, हार्मोन्स का स्राव। एंड्रोजन, कौन सा, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन्स का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। अंतरालीय जो लीडिंग कोशिकाएं हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन्स का क्या करती हैं, स्राव। और एंड्रोजन हार्मोन्स क्या है, एक नर हार्मोन्स है। क्या है, नर हार्मोन्स होता है। अब बात आती है कि ये जो जनन नलिकाएं हैं, जो शुक्र नलिकाएं होती हैं, तो ये जो शुक्र नलिकाएं हैं, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। ये शुक्र नलिकाएं जो होती हैं, ये 2 भागों में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है। ये शुक्र नलिकाएं 2 भाग में क्या होती हैं, डिवाइड होती है। पहली जो नलिका है वो है शुक्र जनन सेल, शुक्र जनन सेल। और जो दूसरी होती है उसको कहते हैं सर्टोली सेल। क्या कहते हैं, सर्टोली सेल कहते हैं। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, आगे चल करके 2 भागों में क्या हो जाती हैं, बट जाती है। यहाँ पे दिखाया गया है, ये शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ये आगे जब बढ़ती हैं तो 2 भागों में क्या बट गई है। पहली शुक्र जनन सेल और दूसरी सर्टोली सेल। तो ये जो शुक्र जनन सेल होती है, कौन सी, शुक्र जनन सेल। पहले हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जनन, शुक्र जनन सेल। तो इनका कार्य क्या होता है, तो शुक्र जनन जो सेल हैं, ये शुक्राणु का निर्माण करती है। स्पर्म का निर्माण करती है। लेकिन जो ये सर्टोली सेल, कौन सी, सर्टोली सेल, तो ये सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं, ये शुक्राणु का पोषण करती है। शुक्राणु का पोषण
करती है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ रहा है कि टेस्टिस क्या है, वृषण क्या होता है, वृषण क्या होता है। अब आगे बातें आती है कि एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस अधिवृषण क्या होता है। तो अधिवृषण आपको अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा। तो वृषण से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, देखिए पहली बात तो बनता है कि वृषण जो है इसका भार कितना होता है, तो 20 से 25 ग्राम होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो वृषण है उसमें कौन सी कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है, तो शुक्र जनन जो सेल होती है, कौन सी शुक्र जनन सेल शुक्राणु का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि वृषण में ऐसी कौन सी सेल है जो हार्मोन्स का स्राव करती है, तो लीडिंग कोशिका हार्मोन्स का क्या करती है, स्राव करती है। दूसरी बात आती है कि जो सर्टोली सेल होती हैं, अगला क्वेश्चन सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं इनका कार्य क्या होता है, तो सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। अगली बात इसी में एक और नोट के रूप में जान लीजिए, नोट, जैसे नोट के रूप में जान लो, हम यहां पे दिखाते हैं नोट। जब मनुष्य या पुरुष सेक्स करता है तो होता क्या है, 4 से 5 ml, 4 से 5 ml वीर्य उसके लिंग से बाहर निकलता है। कोई एक पुरुष है, सेक्स कर रहा है, निषेचन कर रहा है, तो प्रत्येक बार सेक्स करने में 4 से 5 ml वीर्य निकलता है और उस वीर्य में स्पर्म 200 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं, 200 मिलियन होते हैं। यदि किसी भी शुक्राणु में 200 मिलियन से यदि किसी पुरुष के वीर्य में 200 मिलियन से कम शुक्राणु है तो वह जो पुरुष होता है स्त्री को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, स्त्री को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। दोबारा सुन लीजिए, जब कोई पुरुष एक बार निषेचन की क्रिया करता है, मीन्स सेक्स करता है, तो उसके सेक्स करने में 4 से 5 ml वीर्य निकलता है और इस वीर्य में होता क्या है, 200 मिलियन से अधिक शुक्राणु होते हैं। यदि 200 मिलियन से शुक्राणु की संख्या कम है तो वह पुरुष किसी भी स्त्री को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि उस पुरुष के जो शुक्राणु हैं वह किसी स्त्री के अंडाणु को निषेचित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। यहाँ पे ये टॉपिक क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अगला टॉपिक आपको एपिडिडाइमिस अगले दिन पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।